वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी सीटेक की प्रिपरेशन रेगुलर कर रहे हैं। और जिन बच्चों का सीटेक एग्जाम हो गया है, बहुत सारे बच्चों को होगा, और द बेस्ट काफ़ी सारे बच्चों की आंसर की पता चली है कि आंसर की उन्होंने थोड़ी बहुत चेक करिए। जब तक आंसर की नहीं आती तब तक हम हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा सीटेक एग्जाम हो चुका है। अब सीटेक एग्जाम किस किस बच्चों का हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि सीटेक एग्जाम सबसे पहला तो हम डिस्कस करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटेक एग्जाम में हमारे मार्क्स स्कोरिंग कितने हुए हैं। स्कोरिंग मतलब कितने मार्क्स अभी हमारे बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि हर सीटेक एग्जाम की आंसर की कब तक आएगी। आंसर की के लिए कहीं ना कहीं बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि आंसर की आएगी ताकि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ कि अब जो आंसर की आएगी रिजल्ट कब आएगा, तो ये हम तीनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट सीटेक की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीटेक के लिए हमें किस चीज़ का कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए, क्या चीज़ करें कि हमारा सीटेक एग्जाम इस बार क्लियर हो जाए, जिनका अभी 2 नंबर से 3 नंबर से अभी भी उन्हें लग रहा है कि हमारा नहीं हो सकता, जो अपने मार्जिन पॉइंट पे यानी कि अपने जैसे हम कहते हैं लार्ज यानी कि हमारे जो कैटेगरी के 90 मार्क्स पे अटके हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे 82 में मार्क्स पे अटके होंगे। अब उनको लग रहा है या तो किसी नीचे होंगे जिसके 81 होंगे, किसी के 81 से भी 80 होंगे, तो उनको लग रहा है कि अब हमारा एग्ज़ाम अगर नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट सीटेक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटेक एग्जाम जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैसेज के थ्रू पता चला कि मैम हमारे एग्जाम में कम से कम 60% बच्चों ने मुझे बोला था कि हमारा पास हो जाएगा इस बार, यानी उनका पास हो जाएगा तो वो आगे अपनी DT+B केंद्र विद्यालय स्कूल, NVS नवोदय स्कूल और EMI एकलव्य स्कूल, इसके अलावा हमारे जो है AES, इसके अलावा हमारे BPSC यानी कि अदर स्टेट जिसमें 4.0 लगा देते हैं, यूपी में जो वैकेंसी है जिसको हम कहते हैं सुपरटेक, इन सब की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने क्वालिफिकेशन उनकी है जो इनमें पूछी जाती है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका मार्जिन पे है वो वेट करें, जिनका मार्जिन लग रहा है कि हमारे जो मार्क्स है वो 82 ही बन रहे हैं, 90 ही बन रहे हैं, तो आपको जब तक आंसर की और साथ ही साथ रिजल्ट नहीं आता, आंसर की से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, अगर रिजल्ट नहीं आता थोड़ा सा वो होता है कि हमें घबराहट होती है कि हम रिजल्ट का भी वेट कर लेते हैं, क्या पता आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारे को लगता नहीं डाउट में है, तो आंसर जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट। तो आपको वेट करने का कब है? अब वेट कब तक करें? अगर जो मैंने क्वालिफिकेशन मतलब पिछले कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करके मुझे पता चला माइंड में जो PGDCA के एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, जनवरी के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि अब की बार जो है अगर हम इस डेज को काउंट करें जुलाई में, तो जुलाई के आसपास यानी मिड में बोल देती हूँ कि 26 जुलाई से आपके 30 जुलाई के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। ये एक अंदाजा बता रही हूँ मैं, इसी के बीच में आपकी आंसर की आएगी, या 25 भी लगा सकते हो। इन्हीं के बीच में आपकी अगर हम आंसर की आ जाती है, सपोज आपकी आंसर की स्टेज इनमें आ जाती है, इसमें से फिर आपका आता है कि आपका बाद आपका जो अगस्त में है यानी 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में, 9 मिनिमम बता रही हूँ, हो सकता है इसके बीच में ही होंगे, इससे ऊपर भी 1-2 दिन हो सकते हैं क्योंकि मैं एग्जाम्पल लगा रही हूँ। तो 1 से 9 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो सीटेक का आ सकता है, ठीक है। सीटेक का रिजल्ट आने तक आपको 1 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि DT+B का जो नोटिफिकेशन है, जो काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये सितंबर या दिसंबर के बीच में आ सकता है। केंद्र विद्यालय का भी सेम सितंबर या दिसंबर के बीच में। NVS का अभी कह रहे हैं, डिस्कस हो रहा है कि 15 तारीख से हो जाएगा स्टार्ट, लेकिन कुछ ऐसा रूल नहीं आया अभी तक, तो इसका भी वेट ही कर सकते हैं हम कि आपको अगर होगा तो 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। जब तक तो आपका अगर अगस्त की बात करें तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर लगाओ तो 1 मंथ में होते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में करूँ तो आज हमारी जो डेट होगी है वो 18 हो गई है, 18 से अगर 1-2 दिन और पर आ जाते हैं, मान सपोज इसका 22 को नोटिफिकेशन आता है तो 1 मंथ का तो टाइम दिया जाता है, यानी 11 को या 15 तक, 15 अगस्त तक अगर ये निकलता है इनके बीच में तो हम फॉर्म फिल कर सकते हो। ये मैंने इसके बारे में अभी कुछ सजेशन है। हाँ, इसकी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन वही सितंबर और दिसंबर के बीच में। BPSC का अगस्त में कह रहे हैं क्योंकि अगस्त में इन्होंने एग्जाम देने के लिए कर रहे हैं, इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा उसके पहले।
यूपी का भी अभी वेट करते हैं, क्योंकि जब तक अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष चयन किया जाता है जो शिक्षक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कितने नोटिफिकेशन आएगा, तब तक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ जिनका सीटेट पास है और जिनको है, ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब जिनका नहीं हो रहा, अब क्या करें? दिसंबर 2024 को आपका अगेन सीटेट एग्ज़ाम होगा। आपको अगेन सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगेन मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अब अगेन का मतलब ये नहीं समझिए कि आपने जो अब तक करते आ रहे हो वैसे करना है, नहीं। आपको सीटेट एग्ज़ाम को समझना है। समझने का मतलब है कि सीटेट मेरा एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, चाहे 11 बार नहीं हो रहा, 10 बार नहीं हो रहा, लेकिन आप मानोगे मैंने 1 बार 2 बार नहीं, तीसरी बार, क्योंकि मेरे रीज़न थे इस बीच में, मेरा कुछ ना कुछ, मैं एक्चुअली फैमिली इशू होता है, मैरिड के बाद बहुत ज़्यादा था, तो मैंने 4th अटैम्प्ट में क्लियर करा था। और मैंने खुद से ही किया है, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। सही बताऊँ तो मैंने सेल्फ स्टडी करके ही दोनों पेपर क्लियर है। मैंने सीटेट के पेपर 1 और 2 सेल्फ स्टडी से किया है। मैंने क्या क्राइटेरिया अपनाया, किस चीज़ को फॉलो किया, मेरे को कहाँ कहाँ कमी लगी थी, तो मैंने वो कैसे फुलफिल किया, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमने दिखा दिया। अब है जो हमारे सीटेट रिजल्ट के बारे में बात होगी, सीटेट आंसर की कब तक आएगी, हमारे सीटेट एग्जाम में। अब नेक्स्ट सीटेट वाला एक क्वालिफाइड एग्जाम है जो आपको सबको पता है। ऑलमोस्ट ये नहीं है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, अदरवाइज जो 1 बार 2 बार देते हैं उनको क्लियर हो गया कि हमें कैसे एग्जाम है, कोई मुश्किल नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। और ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा हाई होता जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम, क्योंकि 2 ही पेपर देने होते हैं हमें, तीसरा तो हमारा होता ही नहीं है। दोनों में हमें चाहिए, आपको पता है कि आपको सिलेबस डिफाइन कर रखा सारा सीडीपी, ये इसलिए मैं बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम देंगे और जो अभी भी दे चुके हैं उनको हमें क्या क्या करना है, ठीक है। सीडीपी दोनों में ही है। यहाँ पे भी हमारा लैंग्वेज 1 होती है, जो भी चूज़ करिए आप, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 22 लैंग्वेज दी होती है, और एक लैंग्वेज 2 दी होती है। जो हमें फर्स्ट लैंग्वेज जो चूज़ करी होती है, सेकंड लैंग्वेज वो सेम नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है इसमें, ठीक है। लैंग्वेज 1 हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 हो गई। अब लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, यहाँ पे हमारा जो 4th सब्जेक्ट हो जाता है वो हमारा मैथ्स हो जाता है, और लास्ट में हमारा ईवीएस, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे पेपर 2 में हमारा जो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, यहाँ पे एसएसटी और बाकी 2 सब्जेक्ट और होते हैं जिसमें हमारा साइंस और हमारा मैथ्स इंक्लूड होता है। ये दोनों ही सब्जेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी में यहाँ पे 1st to 5th क्लास के लिए, यहाँ पे 6th to 8th क्लास के लिए ऑलमोस्ट सभी ने यह पता होता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, इतना तो हमें नॉलेज होती है कि हम किस एग्जाम में, यानी कि सपोज पीआरटी हम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं पीजीटी, ठीक है। पीजीटी के लिए नहीं चाहिए होता 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स सेम 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 एसएसटी इज 60 सब्जेक्ट, साइंस और मैथ्स मिला के 60, ठीक है। 30 मार्क्स में हमारे 2 पार्ट में डिफाइन किया होता है। 15 मार्क्स हमारे जो हमारे कंटेंट होता है सीजीपी का, प्लस हमारा पेडालॉजी सेक्शन। सेम इधर ही लैंग्वेज 1 में भी 15 हमारा जो पेडालॉजी सेक्शन होता है, 15 नंबर हमारे फ्री। ये जो सब्जेक्ट बताऊंगी ध्यान से सुनना कि हमारे फ्री के नंबर होते हैं इसमें। ये लैंग्वेज 1 में भी 15 और इधर भी 15, मैथ्स में भी पार्टीशन किया गया 15 और 15, और हमारा ईवीएस में भी 15 और 15, दोनों को मिला के, ठीक है। ये है, अब ध्यान से समझिए जो मैं बताने जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये नंबर जो हमारे होते हैं ना, ये अगर हमने क्लियर कर लिया ना, सीडीपी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर हमारा कंसेप्ट पूरा अच्छा है, हमें सब कुछ पता है, एमपी क्या होती है, आरटीआई क्या होती है, हमें बच्चों पे क्या धर के ध्यान रखना चाहिए, पेडोलॉजी सेक्शन, आपकी सोच कितनी आगे जा सकती है, इन सारी चीज़ों को, इन दोनों को अगर आपने मार्क्स कर लिया तो ये मार्क्स, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं ये इसमें भी हेल्प करेगा, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में भी हेल्प करेगा, मैथ्स में भी करेगा, ईवीएस में भी करेगा। क्योंकि यही आपका, आपने सीडीपी पढ़ ली ना, अच्छी तरह समझ ली, तो 101% पेपर 1 तो ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि इसमें ही क्या होता है कि आपके 85 मार्क्स तो पेडोलॉजी सेक्शन के आते हैं, बाकी तो कितने बचे, 150 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप मुश्किल से लगा लीजिए इतने से इतने मार्क्स तो आप मिनिमम में से कम 70 मार्क्स तो ऐसे ले आए। बच्चे कितने मार्क्स, बच्चे अगर आप जनरल कैटेगरी में, बच्चा आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आपको 20 मार्क्स की तो नहीं है, कितने मार्क्स चाहिए आपको, 19 से 20 मार्क्स चाहिए, तो ये 20 मार्क्स के आपके इसमें नहीं आ सकते। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीडीपी को अपने कंसेप्ट को समझना है, क्लियर करना है,
इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे प्याजी की थ्योरी में हर बार, इस बार भी जो पेपर आया मैंने बहुत बार देखा है कि प्याजी की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, डी वेगोस्टी की थ्योरी हमेशा पूछी जाती है, होलबर्ग की थ्योरी हमेशा की जाती है। मैं क्लासेस कराऊंगी, डिटेल में कराएंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस की डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों का नहीं लगता है कि हम स्टार्ट कर दें आगे पढ़ने के लिए, उनकी बात करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1 में जो आपका हिंदी है, देखिए हिंदी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाता, मैं अलग से बता देती हूँ यहाँ पे। हिंदी में 15 नंबर आपका पैडोलॉजी सेक्शन है। पैडोलॉजी सेक्शन का मैं सपोज कहती हूँ कि लेवल बहुत हाई हो रहा है, लेकिन जो 15 नंबर है जिसमें हमारा पैसेज पूछा जाता है, जिसमें हमारे अगर हमने पार्ट 1 चूज करा है तो हमारे दोनों ही हमारे गद्यांश आते हैं, दोनों ही हमारे गद्यांश पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे कितनी इजीली आपको उसमें से आंसर मिलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका ग्रामर दे देते हैं, व्याकरण दे देते हैं, और वो व्याकरण भी बहुत मुश्किल नहीं होती कि हाँ बहुत हाई लेवल की होती है, तो आपके मार्क्स नहीं होंगे। डिपेंड करता है, यहाँ पे दिक्कत आती है पैडोलॉजी में बच्चों को, और जो आप इसको क्लियर नहीं करते तभी आप कहते हो हमारा एक नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3, क्योंकि आपको इसको क्लियर करना है ना। ये तो कर लोगे, ये तो ईजी है। गद्यांश आपको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर दे रहे हैं। व्याकरण क्वेश्चन आपको पता ही होता है, उसी में से आंसर होता है। ये फ्री के नंबर है आपके, फ्री के, बिल्कुल फ्री के मैं इसलिए कह रही हूँ कुछ नहीं करना। ये तो आप अब तक करते आ रहे हो, 10वीं में, 12वीं में, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन हो रही है, उसमें भी करते आ रहे हो। अब आप अगले लेवल के लिए जाओगे तो ये तो फ्री के नंबर है ना। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, पैडोलॉजी के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सेम लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी सेम। मैथ्स में भी आपको पैडोलॉजी सेक्शन भी बहुत इजी है। आपने पैडोलॉजी, मैंने कहा ना कि ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। मैथ्स आपको पता है, इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करनी है। एनसीईआरटी आपको पता ही है, 3rd to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ना है। ईवीएस में भी पैडोलॉजी, और इसमें जो ईवीएस के 15 नंबर जो है वो भी आपके जो है, ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस में 15 नंबर पैडोलॉजी के और 15 नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप पेपर में ले जाओगे तो आपको सर के ऊपर सही लगेगा कि बात तो बाहर से आ गया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये इधर से आ गया, ये इधर आ गया। ऐसे नहीं करना, आपको पैडोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी इस लेवल के लिए। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में बता दूंगी। हम इसमें अलग से पढ़ेंगे कि ईवीएस में हमें क्या कौन से चैप्टर वाइज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीडीपी में हम चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेपर 2 में, सेम यही 15-15 नंबर की आपको मैंने बता दिया। लैंग्वेज 1 में भी 15-15 मार्क्स की, यही इंपॉर्टेंट होता है, 15-15 मार्क्स के, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एसएसटी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एसएसटी का लेवल जो है वो हाई लेवल हो चुका है। एग्जाम के मैंने देखा था पिछली बार, ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो आपके पूछे गए थे, लेकिन आपको पूछे गए थे एजम्पशन, गठन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछे गए थे कि एक सीक्वेंस में लगा दिया था, ए और बी दे दिया था और ऑप्शन दे दिया गया था कि इसी के दोनों से जो बात कही गई है वो सही है या गलत है, तो वो चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें मुश्किल है हमें, लेकिन यहाँ पर जो है हिस्ट्री और जो हमें कहते हैं पॉलिटी में जो है बच्चे कहीं ना कहीं इस 2 सब्जेक्ट को तो आप आसानी से कर सकते हो। ज्योग्राफी आप हर बार पढ़ चुके आए हो, कितनी बार पढ़ लिया होगा आपने, तो इतना तो हमें पता चल जाता है। उसके खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका क्वालिफिकेशन नहीं, आपके 45 मार्क्स नहीं आ सकते। आपको 40 मार्क्स तो इसी में से चाहिए, इन तीनों सब्जेक्ट में से। बचा क्या आपका 20 मार्क्स आपका एसएसटी पैडोलॉजी में जब आपने पहले पढ़ा होगा, आप खुद सोचिए, मैं एक मानचित्र पढ़ा रही तो मुझे किस किस चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ, आप किस किस बच्चों को अट्रैक्टिव क्लास देकर आपने अपनी क्लास को अच्छा बना सकते हो। यही क्वेश्चन होते हैं इसमें। आप लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं क्वेश्चन सुनते ही कि ये है, खुद अपना माइंड को सोचो उस समय कि मैं एज ए टीचर आपको बच्चे के लिए क्या अच्छा सोच सकती हूँ। तो ये चीज़ है, ये 20 मार्क्स का पैडोलॉजी को मैं कराएंगे। साइंस में जो होता है हमारा 30 साइंस 30 मार्क्स की साइंस होती है, 30 मार्क्स की बहुत होती है। इसमें भी एनसीईआरटी पढ़ी पड़ती है, लेकिन 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी गाइड काम नहीं आएगी, किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाते। तो ये दोनों ही आपके लिए चीज़ बेकार है, ठीक है। यहाँ पे 6 to 8 एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, और दूसरा है आपका, मैंने आपको बता दिया साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए जो है ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगी, ये आपको खुद ही पढ़े, मैं हेल्प कर दूंगी कि आपको क्या क्या है कि बुक्स को पढ़ना है। मैथ्स के लिए ये लेवल थोड़ा सा हाई होता है तो मैं इसमें पढ़ाऊंगी। यहाँ इसका जो पढ़ाऊंगी मैथ्स का, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ्स पूछी जाती है, और ईवीएस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इधर से आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, मेन जो बच्चों को दिक्कत आती है हम उसका करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद से नोट्स बनाने हैं, कितने नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, पॉइंट टू हाईलाइट करना है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको सीटेक का सिलेबस डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया। आपको अब यहाँ पे वीक पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी को तो फॉलो नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट होता है, और उनको सीडीपी समझ नहीं आती।
फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनकी CDP सर के ऊपर से जाती है कि क्या कह रहे हैं, कौन सी थ्योरी किस पे। जब तक आप खुद से बुक्स को लेकर नहीं पढ़ोगे कब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, करना आपको है। अगर आपने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझा है, बहुत बच्चे बहुत वीडियो देखते हैं, देखिए यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है एक सही टाइम टेबल। सही टाइम टेबल का मतलब है कि आपने अगर CDP अगर आपने आधा घंटा पढ़ी है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा है उससे प्रीवियस के क्वेश्चन आपने उसी टाइम करे हैं, तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर नहीं आपने ये पढ़ते गए वो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा। जब पेपर आएगा लास्ट में आप कहोगे भाई हमारा 2 नंबर से रह गया, हमारा 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर। तो ऐसे नहीं करना है, आपको मैं गाइड करूँगी, अच्छी तरह गाइड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों के लिए जो सीटेट को 100% क्लियर करना चाहते हैं और एक अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे DT+B हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे MBS हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।